Hello students, my name is Jagdish Shukla and this is our third lecture of bookkeeping and accountancy। और ये लेक्चर्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट? आप लोग जानते हो क्या होता है कि जो हमें कंसेशन मिलता है या अलाउंसेस मिलते हैं वो डिस्काउंट होता है। अभी एक एग्जांपल की तरह दोनों को समझते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का हो सकता है, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ये आपके क्वेश्चन में 100% पार्ट बनने वाला है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज कोई गुड्स है, वो 10,000 रुपये का आता है, ये उसका MRP है। इसको बोलते हैं एक्चुअली लिस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस। तो कस्टमर को वो बोलेगा सप्लायर कि देखो भाई, अगर आप एक सामान लोगे तो 10,000 रुपये का रहेगा। तो कस्टमर क्या बोलेगा, भाई हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? तो बोलेगा ज़्यादा सामान परचेज करोगे तो मैं डिस्काउंट दूंगा। तो वैसा वो बोल सकता है, ठीक है। तो कस्टमर को क्या बोला कि एक सामान का भाव 10,000 है, तुम 10 सामान लोगे तो मैं तुमको डिस्काउंट दूंगा। हम लोग फिलहाल छोटा एग्जाम्पल रखते हैं, 10,000 ही लेते हैं। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं तुमको 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ। कितना देता हूँ? 10% का डिस्काउंट। तो 10% इसका निकालो, तो 10,000 का 10% आएगा 1,000 रुपीज़। 10% निकालना आपको आता ही होगा। 10,000 इंटू 10/100, जीरो, ये जीरो गया, ये जीरो गया। आपका कितना बचा? 1,000 बचा। तो 1,000 लेस कर देंगे, तो 10 में से 1 गया तो 9,000। तो ये जो लेस किया ये आपका क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है कि ये आपको लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है, या MRP या कैटलॉग प्राइस, जो उधर प्रिंटेड प्राइस है उस पर दिया जाता है। और ये एक परसेंटेज में रहेगा नॉर्मली, 10%, 5%, जो भी रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो वो जो कैटलॉग प्राइस पे वो अप्लाई करके वो माइनस कर देने का। तो ये आपका क्या होगा? प्राइस। बुक जब भी मैं एंट्री पास करेगा ये सेलर, कि भाई बोलेगा कि मैंने सामान बेचा, तो ये एंट्री पास करेगा 9,000 से। ये एंट्री पास करेगा 9,000 से पास करेगा, 10,000 से पास नहीं करेगा, ठीक है। मतलब ये डिस्काउंट को वो क्या करेगा? इग्नोर करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि कैश ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, वो कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखता नहीं है आपका। मतलब उसकी एंट्री पास करते हुए उसकी एंट्री अपने को पास नहीं करनी है। एंट्री कैसे पास होती है वो हम आगे देखेंगे। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है, जो लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है ना, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं? ताकि अपना सेल बढ़े, ज़्यादा लोग परचेज करेंगे तो ज़्यादा डिस्काउंट के लालच में, जैसे कि होलसेल में लोग परचेज करते हैं ना ज़्यादा डिस्काउंट के लिए, तो इसके लिए अपने को ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए देते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सेल का, ठीक है। अभी और आगे देखते हैं। अभी कस्टमर ने 9,000 का सपोज सामान खरीदा, तो कस्टमर क्या बोलता है कि भाई देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, मैं तुमको पैसे बाद में दूंगा। तो मैंने कस्टमर को बोला अगर तुम आज के आज पेमेंट करोगे, तो मैंने कस्टमर को क्या बोला कि तुम आज के आज पैसा दोगे ना तो मैं तुमको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दूंगा। तो कस्टमर बोलेगा चलो 10% और फायदा होगा ना। तो 9,000 का 10% निकालो, एक जीरो हटा दो पीछे से। सिंपली 10% निकालना है तो एक जीरो हटा देने का, 900 हो गया। तो और 900 माइनस कर दो, 9,000 माइनस 900, तो 8,100 रुपये देना है उसको। तो कस्टमर को डबल फायदा, 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिला, फिर 900 का अलग से और डिस्काउंट मिला। तो ये क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब देंगे? जब कैश आएगा अपने पास रोकड़ा। जब वो पैसा देगा तब इसके एंट्री पास करेंगे, वो पैसा नहीं देगा तो इसके एंट्री पास नहीं करेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल, आपके घर पे लाइट बिल आता है तो उसके ऊपर देखो डिस्काउंट लिखा रहता है कि ड्यू डेट के पहले भरोगे तो आपको 10 रुपये कम, ड्यू डेट के बाद भरोगे, ड्यू डेट पे कुछ डिस्काउंट नहीं, ड्यू डेट के बाद भरोगे तो पेनल्टी लगेगी। तो वैसे ये भी डिस्काउंट होता है कि कस्टमर को बोलेगा तुम आज पैसा दोगे तो मैं तुमको इतना डिस्काउंट दूंगा, तुम 1 महीने में दोगे तो बोलेगा कम दूंगा, मैं तुमको 5% दूंगा, 1 महीने के बाद दूंगे तो मैं तुमको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो कस्टमर डिस्काउंट के लालच में, मतलब फायदे, कस्टमर का फायदा हो उसके लिए वो जल्दी पैसा पे करता है, तो इसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट बुक में एंट्री करते हैं, इसकी बुक में एंट्री पास होती है। अभी एंट्री पास कैसे होती है वो हम क्वेश्चन में करेंगे तब देखेंगे। तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट बुक में नहीं दिखता, कैश डिस्काउंट बुक में दिखता है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास नहीं करते, कैश डिस्काउंट की एंट्री पास होती है। ये कब मिलता है? जब लिस्ट प्राइस पे मिलता है। और ये कब मिलता है? जब कैश दोगे तो ही मिलेगा, कैश नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। या फिर ये एक टाइम देगा कि 1 महीने के अंदर पे करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये टाइम लिमिट होगा उसका।
तो उसके बाद तुमको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। वो सेलर के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ये जो कस्टमर होते हैं ना, वो इन डिस्काउंट के लालच में ही तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ाते हैं। खास करके ये क्यों दिया जाता है? अपना वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, ज़्यादा सेल बढ़ाने के लिए। और ये क्यों दिया जाता है? ताकि ज़्यादा फटाफट जल्दी पैसा आए, कैश रिकवरी फास्ट हो, उसके लिए दिया जाता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, इनसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है। सॉल्वेंट पर्सन वो होता है जिसके एसेट मतलब प्रॉपर्टी, जिस भी इंसान का जो प्रॉपर्टी है ना, एसेट्स, वो या तो ज़्यादा है या बराबर है उसके कर्जे के। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज और लायबिलिटी मतलब कर्जा। सपोज मेरी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, तो मेरे एसेट्स है 1 करोड़ के, और मेरी लायबिलिटी है 80 lakhs की। तो क्या मैं सारे कर्जे चुका सकता हूँ मेरी प्रॉपर्टी से? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में से 80 लाख के कर्जे चुक सकते हैं ना, दे सकता हूँ ना मैं उनको। तो मैं सॉल्वेंट पर्सन हूँ, मतलब ऐसा इंसान जो अपने सारे कर्जे चुका सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब उसके प्रॉपर्टी उसके लायबिलिटी के बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए एसेट। अब इनसॉल्वेंट इसका उल्टा होता है, ये इसका एंटोनिम हो गया। इनसॉल्वेंट वो पर्सन होता है जो अपने सारे कर्जे चुका नहीं पाता। उसकी सारी प्रॉपर्टी भी ले लोगे ना तो भी सारे कर्जे उसके चुकने वाले नहीं है, उसको बोलते हैं इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट पर्सन में क्या होगा? उसका जो कर्जा होगा ना, लायबिलिटी ज़्यादा होगा उसके एसेट से। मतलब वो इंसान सारी प्रॉपर्टी बेच के भी अपने कर्जे चुका नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन। फिर अकाउंटिंग ईयर वो होता है जिसके लिए हम अकाउंट्स लिखते हैं। अकाउंटिंग ईयर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। इस साल जैसे कि अभी हमारा अकाउंटिंग ईयर कौन सा चालू है? अभी 20 में चालू हुआ, 1 अप्रैल 2020, और ये ख़त्म होगा आपका नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च को, 31 मार्च 2021। तो यहाँ से आप काउंट करेंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, आपके 12 मंथ्स हो गए यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका अकाउंटिंग ईयर है। इसी को फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। और एक होता है कैलेंडर ईयर, जो आप फॉलो करते हो अभी 1 जैन से लेके 31 दिसंबर। बट हम अकाउंट्स ये पीरियड के लिए नहीं लिखते, हम अकाउंट ये पीरियड के लिए लिखते हैं। इनकम टैक्स भी ये पीरियड के हिसाब से अपने को भरना पड़ता है। हम ये टाइम के अंदर जो पैसे कमाएंगे ना, उसको अपने को टैक्स भरना होता है। तो अकाउंटिंग ईयर उनका यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। तो 31 मार्च को हम लोग अपना फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इस दिन फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा हुआ क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, और हम ये पीरियड का टैक्स भरते हैं। और हमारा एक ड्यू डेट होता है टैक्स भरने का। नॉर्मली 31 जुलाई होता है नॉर्मल पीपल के लिए, जिनका ऑडिट वगैरह नहीं है, तो उनको ये जो पीरियड का टैक्स भरना पड़ता है 31 जुलाई के पहले, ये उनका ड्यू डेट है भरने का। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बताया मैंने आपको। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंसर्न, मतलब कंपनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली समझ लो। ट्रेडिंग कंसर्न वो कंपनी होती है जो पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, मतलब उनका मेन मोटो क्या होता है, अर्निंग। और नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, ये सर्विस के लिए होती है, समाज सेवा के लिए। बहुत सारे जो क्लब्स होते हैं जैसे कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सब क्या कर रहे हैं, लोगों की बेनिफिट के लिए, वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के ये वेलफेयर के लिए, मतलब किसी आर्ट को प्रमोट करने के लिए। साइंस है, कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, डांस है, कोई ट्रेडिशनल म्यूज़िक हो गया, तो ये सब के प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और ये प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई भी कंपनी आ गई, जैसे कि आप बिग बाज़ार ले लो, डीमार्ट ले लो। फिर आगे बढ़ते हैं, गुडविल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मेरा एक बिजनेस है, उसका वैल्यू है, उसके एसेट है 10 लाख के, और सपोज मेरा एक क्लासेस ही है, उसका नाम ही है द क्लास। ठीक है, बहुत फेमस है मार्केट में। मेरे क्लास का नाम क्या है, द क्लास, और उसके जो एसेट्स है टोटल 10 लाख के हैं। अभी मैं ये क्लास बंद कर रहा हूँ, तो मैंने एक सामने वाले एक दूसरे को बुलाया, क्लास वाले को, उसको बोला देखो मेरा जो ये है बिजनेस का एसेट्स 10 लाख का है, मैं तुमको ना इसको ना
25 लाख में बेच रहा हूँ, तुमको चाहिए क्या? तो वो पूछेगा भाई 15 लाख एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हो? बोलते कि मैं मेरा नाम भी तुमको दे रहा हूँ। अगर खाली मेरे एसेट चाहिए तो 10 लाख में लेके जा, लेकिन मेरा नाम चाहिए, नाम के साथ एसेट चाहिए, तो तुमको 15 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। खाली नाम का 15 लाख। तो ये जो नाम का भी पैसा दे रहे हैं ना, वो होता है आपका गुडविल। गुडविल क्या होता है? आपका रेपुटेशन मार्केट में कितना है। एक सिंपल सा एग्जांपल देके, जैसे कि आप अभी कोई भी एक बर्गर की दुकान स्टार्ट कर दो खुद के नाम से, तो आपके यहाँ पे जो डे 1 से कस्टमर आने वाले नहीं है, हो सकता है आपके कस्टमर कभी नहीं आए, लेकिन आप अगर उस दुकान को जंबो किंग के नाम से स्टार्ट कर दो, तो फिर आपको फर्स्ट डे से कस्टमर आना स्टार्ट हो गए। क्यों? नाम का फ़र्क पड़ा ना वहाँ पे। तो ये होता है गुडविल, कि मार्केट में वो लोग ने एक अच्छा रेपुटेशन कमाया है, तो अगर हम उनका नाम इवन कॉपी भी करके यूज़ भी नहीं कर सकते तो वो इलीगल होता है। तो जो नाम का जो पैसा होता है उसको बोलते हैं गुडविल। तो ये नाम कैसे होता है? या तो हम खरीद सकते हैं, जैसे कि मैंने सपोज जंबो किंग को खरीद लिया, तो मेरा अभी मैं जंबो किंग का नाम यूज़ कर सकता हूँ और कोई नहीं यूज़ कर सकता। तो गुडविल हम खरीद सकते हैं या बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं? मार्केट में बहुत लंबे टाइम से मेहनत करके, जैसे कि बहुत सारी पुरानी कंपनीज है, अभी टाटा देख लो कितने सालों से काम कर रही है, तो उसका मार्केट में गुडविल है, नाम है। रिलायंस देख लो, जियो देख लो, तो ये सब कंपनीज ने नाम कैसे कमाया? सर्विस दे के बेटर क्वालिटी की, तो वो होता है गुडविल। गुडविल मतलब होता है रेपुटेशन, और इसको हम मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये इनटेंजिबल एसेट होता है, खाली इतना याद रखना। इनटेंजिबल होता है मतलब ये दिखता नहीं है, अभी इसका इतना नाम है मार्केट में, वो कैसे दिख सकता है? तो उसको इनटेंजिबल एसेट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट, लॉस, इनकम एंड रेवेन्यू। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आप 10 रुपीज़ की चीज़ उससे ज़्यादा में बेचोगे, मतलब 10 का कॉस्ट है, तो इसका सेलिंग प्राइस मोर देन 10 होना चाहिए, 11, 12, 13, 15 जो भी हो, बट मोर देन 10 होना चाहिए। तो प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या होगा? ज़्यादा। इसका जो अपोजिट केस होगा लॉस का। लॉस कब होगा? जब हम सस्ते में बेच रहे हैं, हमारा जो कॉस्ट है उससे भी कम प्राइस में बेच रहे हैं। कॉस्ट सपोज है 10 रुपीज़ है, हम बेच रहे हैं 8 रुपीज़ में, तो 2 रुपीज़ का क्या होगा? लॉस। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनकम एंड रेवेन्यू। इनकम मीन्स क्या? कि जो आपको अदर सोर्स से इनकम आ रही है, जो आपकी मेन एक्टिविटी नहीं है उसके अलावा। जैसे कि आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था, आपको डिविडेंड मिल रहा है शेयर्स के ऊपर, या आप इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, या कोई रेंट मिल रही है, जो अदर इनकम, कमीशन वगैरह मिल रहा है। फिर रेवेन्यू, जो सेल ऑफ गुड्स और सर्विस, गुड्स या सर्विस दे के जो अपने को पैसा मिल रहा है, वो रेवेन्यू। मतलब जो मेन इनकम, जो मेन बिजनेस से आ रही है, जो अपना प्रिंसिपल बिजनेस है, उससे जो पैसे कमा रहे हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। अभी नेक्स्ट देखते हैं एसेट। तो एसेट्स मतलब क्या होती है? एसेट मतलब एक रिसोर्स जिसको हमने कंट्रोल किया है और जिससे अपने को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। तो एसेट क्या है? एक रिसोर्स है जो हमारे पास है और उससे अपने को कोई फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। उसके ओनर हम है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हो सकता है दिखे या ना दिखे, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे अपने को कोई बेनिफिट होगा फ्यूचर में, ये फ़र्क पड़ता है। उससे कुछ फ्यूचर का बेनिफिट होना चाहिए, तभी वो एसेट होगा। तो एसेट कब होगा? हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस में यूज़ देने वाली है, या तो हम उसको बेच के पैसे कमाएंगे, या हम उसको यूज़ करेंगे बिजनेस में, जैसे कि कंप्यूटर है, फर्नीचर है, उसको यूज़ करते हैं बिजनेस में और उससे हमारा कुछ फ़ायदा होता है। अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन दी है वो करेक्ट नहीं है। उन लोग ने क्या बोला? एसेट एक फिजिकल थिंग है, बट एसेट एक इनटेंजिबल भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गुडविल का, गुडविल दिखता नहीं है बट वो एसेट है, तो वो फिजिकल थिंग तो है ही नहीं, मतलब वो दिखता नहीं है। तो एसेट का मतलब क्या? एक रिसोर्स है जो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, उसकी ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, वो हमारे पास है तो हमारा वो एसेट है। एग्जाम्पल क्या दिया? लैंड, जमीन, गुडविल, पेटेंट, कंप्यूटर्स, थोड़े बहुत एग्जाम्पल, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एसेट 3 तरह के क्लासीफाई किए हुए, फिक्स्ड है, करंट है और फिक्टिशियस है। फिक्स्ड एसेट को बोलते हैं नॉन करंट एसेट, जो करंट नहीं है वो फिक्स्ड। इसके नाम में क्या है? फिक्स्ड है, मतलब ये एसेट क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होते हैं मतलब इनमें जो खर्चा होता है ना वो वन टाइम होता है और इसका बेनिफिट लंबे टाइम के लिए मिलता है, ये खर्चे बार बार नहीं होते। तो ये हो सकता है दिखे तो टेंजिबल, नहीं दिखे तो इनटेंजिबल। एग्जाम्पल्स दिए लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी,
गुडविल, देखो गुडविल नहीं दिखता लेकिन हम मशीन देख सकते हैं, बिल्डिंग भी देख सकते हैं, लैंड भी देख सकते हैं, तो ये सब क्या है, टेंजिबल है और ये फिक्स्ड है, मतलब इनका बेनिफिट अपने को लंबे टाइम के लिए मिलता है। अभी लैंड एंड बिल्डिंग एक बार खरीदेंगे तो इसका बेनिफिट बहुत साल तक मिलेगा। मशीनरी एक बार लगाएंगे ऑफिस में, फैक्ट्री में इंस्टॉल कर देंगे तो इसका बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा 1 साल से। गुडविल भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है हमारा। फिर नेक्स्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनका लाइफ 1 साल से कम होता है। एग्जाम्पल जैसे कि डेटर है, तो डेटर अपने को 1 साल के अंदर पैसा दे देता है, तो डेटर अपना करंट एसेट है। डेटर मतलब कस्टमर। तो जो 1 साल के अंदर ये नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मेरे पास गुड्स पड़ा था, गुड्स आप लोगों को याद होगा गुड्स क्या होता है, सामान मेरे पास पड़ा है, उसको मैंने क्या कर दिया, बेच दिया एक इंसान को, तो क्या हो गया, वो डेटर हो गया मेरा। अभी ये गुड्स बेचना तो हर टाइम चलता रहता है ना, तो सपोज 1 महीने में गुड्स बिक गया, 1 मंथ में। अभी कस्टमर क्या किया, उसने बिल साइन करके दिया, तो ये हो गया बिल रिसीवेबल। मतलब जो कस्टमर बिल साइन करके देता है ना, तो बिल रिसीवेबल बन जाता है। फिर वो बिल से अपने को क्या आएगा, पैसा आएगा, कैश आएगा। तो ये देखो गुड्स था ना, तो गुड्स डेटर में कन्वर्ट हो गया, डेटर बिल में, बिल कैश में, ये सब क्या करंट एसेट है। ये 1 साल के अंदर पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। गुड्स बेच देंगे और पैसा भी आ जाता है, 1 साल के अंदर सब काम हो जाता है। नॉर्मली कोई कस्टमर 1 साल नहीं लगाता पे करने के लिए, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो करंट एसेट्स बिजनेस के लिए होते हैं और वो कन्वर्ट होते रहते हैं कैश में। एग्जाम्पल दिया देखो, डेटर जो मैंने लिया था यहाँ पे, फिर बिल रिसीवेबल ये रहा, कैश है, गुडविल है, ये सब इधर एग्जाम्पल आ गए। फिक्टिशियस एसेट, फिक्टिशियस मतलब इमेजिनरी या नकली, वो एसेट है ही नहीं बट उसको हमने ज़बरदस्ती एसेट बनाया। क्यों? क्योंकि देखो एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था ऐड का, आपको याद होगा था, 5 साल के लिए मैंने ऐड रन किया था लास्ट लेक्चर में, और मैंने खर्चा किया था 5 लाख। तो ये 5 इयर्स का जो ऐड है उसके ऊपर मैं खर्चा कर रहा हूँ 5 लाख, तो इसका बेनिफिट मुझे कितने साल मिलेगा, 5 इयर्स मिलेगा सर। 1 लाख इस साल का खर्चा, 4 साल नेक्स्ट ईयर का खर्चा है ना, मतलब 4 इयर्स, 4 सक्सीडिंग ईयर्स का खर्चा है वो। तो यहाँ पे ये खर्चा मैं 1 साल एक ही साथ बता दूँ तो ये अच्छी बात नहीं होगी ना, क्योंकि इसका बेनिफिट मुझे क्या है, 4 साल मिलने वाला है। और मैंने क्या कहा था, एसेट मतलब क्या, कोई भी चीज़ जिससे अपने को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे कितना फ्यूचर का बेनिफिट है, डिवाइडेड बाय 5 करो तो आपको आएगा 1 लाख। ये तो 1 साल का खर्चा है, तो आगे 4 साल का खर्चा कितना होगा, इंटू 4 ना, तो आपका कितना आ गया, 4 लाख। ये 4 लाख का खर्चा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, बेनिफिट इसका। तो ये आपका क्या एसेट है। मैंने वहाँ पे भी बोला था ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। कौन सा एसेट है, ये आपका फिक्टिशियस एसेट है। अब ये 4 लाख बेच के कुछ कमा नहीं सकते हम, ये खाली खर्चा है, लेकिन वो एसेट में बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो इन शॉर्ट ये फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, वो खर्चे जो हैवी किए हमने, मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये एक्चुअली, जो बैलेंस शीट में हमने बताया हुआ है। कुछ लोग इसको मिसलिनियस एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। हम जैसे कि शेयर इश्यू करते तभी खर्चे होते हैं, कंपनी चालू होती तभी खर्चे होते हैं, तो वो खर्चे का बेनिफिट बहुत लंबे साल तक होता है। तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये कोई रियल एसेट नहीं है, इसको बेच के कुछ पैसे नहीं मिलने वाले, बट इन दोनों को बेच के बहुत सारे पैसे हम रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट का सेकंड पार्ट है। जैसे कि राइट हैंड साइड पे बैलेंस शीट बनाते हैं ना हम लोग, ये आपकी बैलेंस शीट, तो यहाँ पे एसेट्स आते हैं और ये अदर पार्ट होता है लायबिलिटीज़, और अल्टीमेटली ये दोनों टैली होते हैं। टैली मतलब मैच होते हैं। तो लायबिलिटीज़ मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स, एक कॉमन लैंग्वेज में, लेमैन की लैंग्वेज में, लायबिलिटी मीन्स होता है कर्जा, जो अपने ऊपर ऑब्लिगेशन से जो अपने को पे करने हैं। बिजनेस के ऊपर जो कर्जा है उसको बोलते हैं लायबिलिटीज़। अब ये कर्जा कहाँ से आ सकता है? हो सकता है आपने लोन लिया हो, लोन टेकन, क्रेडिटर्स है, उधारी पे गुड्स खरीदा, उनको पे करना पड़ेगा। फिर बैंक से लोन लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है एक, बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, या किसी की सैलरी पे करनी बाकी है तो आउटस्टैंडिंग खर्चे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अनपेड, आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अनपेड। तो ये भी तो हमारे ऊपर कर्जा है ना, अभी तक हमने पे नहीं किया। तो जो लायबिलिटीज़ कर्जे हमारे मेनली 2 टाइप के होते हैं, फिक्स्ड और करंट, एसेट के जैसे ही। फिक्स्ड लायबिलिटी वो होती है
जो हमारे पास लंबे टाइम तक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है, अभी हमने जस्ट आगे ही देखा था। कैपिटल मीन्स द अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द बिजनेसमैन, प्रोप्राइटर, ओनर। जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है वो होता है कैपिटल। और ओनर जब भी लगाता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। वो ऐसा नहीं कि आज पैसा लगाएगा कल विड्रॉ कर लेगा। अगर बिजनेस में पैसा नहीं रहेगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो ओनर जो भी पैसा लगाएगा वो होता है कैपिटल। फिर कभी कभी उसके पास पैसे नहीं होता तो वो लोन लेके आता है, बैंक से लोन ले सकते हैं कहीं से भी। तो सिक्योर्ड लोन हो सकती है। सिक्योर्ड मतलब कुछ गिरवी रख के लोन लेते हैं वो। लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकता है नॉर्मली बैंक्स या फाइनेंस, बहुत सारी कंपनीज है जो फाइनेंस कर देती है, फाइनेंशियल कंपनीज, तो उनके पास जाके लोन ले सकते हैं। और ये क्या होता है, लॉन्ग टर्म होता है। अभी करंट लायबिलिटी वो खर्चे होते हैं जो अभी अपने को कुछ टाइम के अंदर चुकाने हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स होते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, आउटस्टैंडिंग हो गए। अभी इनको नॉर्मली 1-2 महीने में पे करना पड़ता है, तो ये करंट खर्चा है। बैंक ओवरड्राफ्ट भी शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म बैंक ने लोन दिया। आउटस्टैंडिंग खर्चे मतलब जो खर्चे पेंडिंग है, सैलरी नॉर्मली ये महीने की सैलरी नेक्स्ट महीने में पे करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा उसको खींच नहीं सकते, तो नॉर्मली 1 साल के अंदर इसको पे करना ही पड़ता है ये खर्चों को, तो उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ये जो वो लायबिलिटी है जो बिजनेस ऑपरेशंस में अराइज होती है और उसी में सेटल भी हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स दिए क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल के। नेक्स्ट है नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। तो कैपिटल के अलग अलग नाम है, नेटवर्थ भी बोलते हैं इसको, इक्विटी भी बोलते हैं, फिर प्रोप्राइटर्स फंड भी बोलते हैं। मतलब इन शॉर्ट क्या होता है, जो बिजनेसमैन ने पैसा लगाया उसको बोलते हैं कैपिटल, जो ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो होता है कैपिटल। एक बात समझानी आपकी बाकी थी आगे भी, जो मैंने बोला था बाद में बताऊंगा। एक इक्वेशन दिया था उन्होंने कैपिटल का, एसेट माइनस लायबिलिटी। अभी हमको ये सब मीनिंग पता है वर्ड्स के, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, हमने सब पढ़ लिया। अभी लायबिलिटी पढ़ा, इसके पहले एसेट पढ़ा। अभी एसेट्स मतलब मेरे पूरे बिजनेस की प्रॉपर्टी का वैल्यू। सपोज 10 लाख है, मेरे पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना है, 10 लाख है, और मेरे ऊपर कर्जा कितना बाहर वालों का 8 लाख है। तो ये 2 लाख किसका पैसा है फिर। अभी बिजनेस क्या बोल रहा है कि मुझे ना, मेरा कीमत है 10 लाख का और मेरे ऊपर कर्जा है बाहर वालों का 8 लाख, तो 2 लाख किसका है फिर, 2 लाख ओनर का है। मतलब उसने बिजनेस में 10 लाख टोटल लगाए हैं, 8 लाख बाहर वालों से लेके लगाए हैं, तो 2 लाख किसने लगाए होंगे, 2 लाख उसने खुद लगाए हैं। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है आपका, कुछ नहीं, एसेट माइनस लायबिलिटी। मतलब टोटल कर्जा इतना, टोटल प्रॉपर्टी इतनी, तो ये कर्जा बाहर वालों का है, तो जो बच गया वो कर्जा हमारा है। मतलब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो किसने लगाया, ओनर ने लगाया। तो भी ओनर क्या करता है, हमने ओसी में भी पढ़ा था कि जो बिजनेसमैन है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो जो बैलेंस शीट बनती है ना, यहाँ पे आपका आएगा लायबिलिटी और यहाँ पे आएगा आपका एसेट्स। अभी बिजनेसमैन जो बिजनेस में पैसे लगाएगा, सपोज 1 लाख रुपए लगाया और वो काम कर रहा है, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो बिजनेसमैन लेके जाएगा। तो प्रॉफिट होगा तो इसमें हम ऐड कर देते हैं कि बिजनेस क्या बोलेगा, प्रॉफिट भाई किसका है, ये ओनर का है, तो ओनर में ऐड कर देगा। सपोज उसने कमाया 10,000 रुपीज़, तो ऐड हो जाएगा। वैसे ही लॉस भी हो सकता है, तो कैपिटल कम होगा तो लेस कर देंगे लॉस। तो अगर लॉस होगा तो क्या कर देंगे, लेस कर देंगे लॉस, जो भी अमाउंट होगा। मैं अमाउंट पे नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। अभी इसके बाद कभी कभी ओनर बिजनेस में से पैसा निकाल के घर के यूज़ के लिए लेके जा रहा है, ड्राइंग्स बोलते हैं उसको, तो ये भी कम हो जाएगा ड्राइंग्स। तो ये सब क्या करते हैं, लेस कर देंगे। तो जब भी उसको कुछ देने का निकलेगा बिजनेस में से, उसको देने का है तो ऐड कर देंगे, जैसे कि प्रॉफिट। और उससे कुछ लेने का निकलता है तो क्या कर देंगे, लेस। कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा भी लेके आएगा घर से, तो क्या कर देंगे, एडिशनल कैपिटल ऐड कर देंगे। तो जो भी वो लेके जाएगा खुद के यूज़ के लिए वो लेस कर देंगे, और जो भी लेके आएगा वो क्या कर देंगे, ऐड। तो ये उसका बिजनेस में क्या कंट्रीब्यूशन है। और ये टोटल दोनों का मैच होता है, तो इसके टोटल में से ये टोटल माइनस किया तो इसका टोटल मिल जाता है कि ओनर ने कितना पैसा लगाया, वही यहाँ पे दिया हुआ है। आगे बढ़ते हम लोग। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती है जो एक्चुअल लायबिलिटी फ़िलहाल प्रेजेंट नहीं है, बट ये इन फ्यूचर शायद हो सकती है, मे और मे नॉट हैपन। ये कोई फिक्स नहीं है, परफेक्ट नहीं है।
जैसे कि कंपनी के खिलाफ कोई केस चल रहा है, किसी ने वर्कर ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉम्पेंसेशन के लिए केस किया है, अगर कंपनी हार जाएगी तो उसको पे करना पड़ेगा, अगर वो जीत गई तो पे नहीं करना पड़ेगा, तो वो होती है कंटिंजेंट। तो ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं, आज हमको पता ही नहीं है कि हमारा कर्जा है कि नहीं है। खाली बैलेंस शीट के नीचे एक नोट लिखी जाती है कि कंपनी के ऊपर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है, कंपनी को खाली इतना मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर लिया इंपॉर्टेंट लाइन, मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर, नॉट शोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट बट शोन एज अ फुट नोट। एग्जाम्पल दिया उन लोग ने, कॉम्पेंसेशन का दिया हुआ 5000 रुपीज़ का, कि वर्कर ने कंपनी के ऊपर कोई क्लेम किया है, या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को किसी ने ब्रीच कर दिया तो इसके ऊपर केस होता है। तो ये सब कौन सी लायबिलिटी है? कंटिंजेंट, मतलब वो इन फ्यूचर हो सकती है या नहीं भी हो सकती वो, लेकिन वो प्रेजेंटली नहीं है। तो अभी कुछ टर्म्स बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहाँ पर डिसमिस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।